अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CC 3.1 चैप्टर 18 के पेज 1 में हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील पे डिस्कस करेंगे। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस उस वक्त किया जाता है कि जब हम वेल्डिंग कर लेते हैं और वेल्डिंग करने के बाद उसमें जो है वो कुछ रेसिडुअल स्ट्रेसेस हैं और इसके अलावा उसमें हाइड्रोजन वगैरह इंड्यूस हो जाती हैं। वो इन स्ट्रेसेस वगैरह को हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए जो है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। और इसको वेल्डिंग करने के बाद हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि वहाँ से जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है वो निकाला जा सके और बाद में आने वाले टाइम पे इस कंपोनेंट पे इस वेल्डेड कंपोनेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वेल्डिंग करने के बाद हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि वेल्डिंग की वजह से उसमें जो है वो कुछ रेसिडुअल स्ट्रेसेस और हाइड्रोजन वगैरह जो है वो इंड्यूस हो जाती है और उसको रिमूव करने के लिए जो है वो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। रेसिडुअल स्ट्रेसेस हैं ये वेल्डेड मटेरियल में प्रॉब्लम ना करें तो कबल वक्त उसको जो है वो वहाँ से रिमूव किया जाता है। तो वेल्डिंग प्रोसेस की वजह से मेटल में कुछ रेसिडुअल स्ट्रेसेस हैं और हाइड्रोजन वगैरह जो है वो इम्पोज हो जाती है, तो उनको वेल्ड मेटल से वहाँ से जो है एलिमिनेट किया जाता है, वहाँ से डिफ्यूज़ किया जाता है ताकि आने वाले वक्त में जो है वेल्डेड कंपोनेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील्स। ऑल हीट ट्रीटमेंट आर बेसिकली साइकिल्स ऑफ द थ्री एलिमेंट्स विच आर। और आमतौर पर जो हीट ट्रीटमेंट का जो साइकिल है और इसके जो एलिमेंट हैं वो तीन किस्म के हैं और इसमें नंबर 1 में हीटिंग है और नंबर बी में होल्डिंग और सोकिंग है और नंबर सी में कूलिंग। तो यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इसका जो टेम्परेचर है किसी भी स्टील को जब हीट की जाती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो उसको ऊपर लेके जाया जाता है और फिर उसको जो है वो टाइम दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको जो है वो कूल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जितना टेम्परेचर उस पर स्टील पे रिक्वायर होता है उसको जो है वो एक हाथ तक ऊपर लेके जाते हैं और टेम्परेचर जितना वहाँ पे रिक्वायर होता है उतना टेम्परेचर जो है वो ऊपर लेके जाते हैं और फिर उसी टेम्परेचर पे उसे जो है वो होल्डिंग और सोकिंग टाइम वो जो अप्लाई किया जाता है और फिर उसके बाद उसको जो है वो कूलिंग कर ली जाती है। तो यहाँ पे जो कूलिंग का जो ग्राफ नीचे आ रहा है ये एक थोड़ा सा कर्व में है, तो यहाँ पे इसकी जो शेप है आने वाले प्रोसेस में ये चेंज भी हो सकती है। मतलब अगर हम इसको जो है वो सडनली इसको कूल करते हैं तो इसका ग्राफ जो है वो यहाँ से बिल्कुल नीचे सीधा स्ट्रेट यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से इसके जो ग्राफ्स हैं इसमें थोड़ी चेंजिंग हो सकते हैं हर प्रोसेस के लिहाज से। तो सबसे पहले जो मेटल को जो हीट किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और उसके बाद उस पर जो है वो होल्डिंग या सोकिंग टाइम अप्लाई किया जाता है, उसमें रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक उसको जो है वो कूल कर लिया जाता है। तो यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। वो यूज़ हीट ट्रीटमेंट टू चेंज प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो हम हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो है वो करते हैं ताकि वेल्ड मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकें। आर एज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, या फिर इसके अलावा जो स्ट्रक्चर के ग्रेन है उसको जब एक स्पेसिफाइड लिमिट में रखने के लिए ये जो प्रोसेस है एज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से अभी हम इसको देखते हैं। आर एक्सपेंशन कंट्रैक्शन फोर्सेस ड्यूरिंग वेल्डिंग। और इसके अलावा जब वेल्डिंग की जाती है तो ड्यूरिंग वेल्डिंग के दौरान इसमें जो एक्सपेंशन है जो कंट्रैक्शन है जब वेल्ड मेटल का जो फैलना है सिकुड़ना है उसको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है ये वेल्ड मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, या फिर इसके जो ग्रेन है फिर जो स्ट्रक्चर है या वेल्ड मेटल उसके जो ग्रेन है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको जो एक लिमिट में जो है वो रखने के लिए इसे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ड्यूरिंग वेल्डिंग के दौरान इसके जो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन के जो फोर्सेस बनती हैं उन फोर्स को कंट्रोल करने के लिए हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन हीट ट्रीटमेंट मेटल्स एंड अलाय देर आर मैनी एलिमेंट फॉर द वेल्डिंग इंस्पेक्टर टू चेक दैट मे बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यहाँ तक इसको देखते हैं। और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जब हम मेटल को हीट ट्रीट कर रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारे एलिमेंट हैं जिन्हें एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर को हम मेटल को हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्पेक्शन पॉइंट हैं और उनके एलिमेंट हैं जिनको चेक करने की ज़रूरत होती है। सच एज द रेट ऑफ क्लीन
एंड एनी होल्ड पॉइंट इन दी हीटिंग साइकिल, यहाँ तक इसको चेक करते हैं। जैसे कि करंट को एक लिमिट तक और इसके स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसको ऊपर लेके जाना, और फिर उसके बाद उसी टेम्परेचर पे उसको जो थिकनेस के मुताबिक उसको होल्ड कितना रखना है। और जैसा कि हीटिंग साइकिल के दौरान जो टेम्परेचर है, मेटल को जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना उसको जो है ऊपर लेके जाएंगे, और उसके बाद उसका जो होल्डिंग पॉइंट है वो कितना होना चाहिए। और ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्पेक्शन पॉइंट है जिन्हें कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर को चेक करने की ज़रूरत होती है। यहाँ से अभी हम इसको देखते हैं। द होल्डिंग और सोकिंग टाइम इज जनरली कैलकुलेटेड एट 1 आवर फॉर एवरी 25 mm ऑफ थिकनेस। और ये जो होल्डिंग और जो सोकिंग टाइम है, ये आमतौर पर जो 1 आवर जो है वो इसको कैलकुलेटेड किया जाता है एवरी 25 mm थिकनेस के लिए। मतलब अगर जो 25 mm थिकनेस है तो उसके लिए 1 घंटे के लिए जो है वो उसको होल्डिंग पॉइंट या सोकिंग टाइम पे उसको जो है वो होल्ड करके रखते हैं टेम्परेचर को। और इसके अलावा बट दिस इज कैन वेरी, और ये डिफरेंट भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है और मेटल की स्पेसिफिकेशन क्या है और हमें जो मेटल की जो रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके मुताबिक इस चार्ट का जो सोकिंग टाइम है, जो सोकिंग टेम्परेचर है वो मेंटेन रखेंगे। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर इसकी थिकनेस 50 मिली है तो वहाँ पे जो है 2 आवर के लिए इसको जो है वो सोकिंग टाइम में रखा जाएगा। अगर 75 है तो डेफिनेटली 3 आवर के लिए इसको जो है वो रखेंगे। और अगर इसके कहीं मिड वे में है तो उसके मुताबिक इसकी जो कैलकुलेशन करने के बाद इसको जो है वो वही स्पेसिफिक टाइम इसको हीट ट्रीटमेंट दैट आर ब्रीफली कवर्ड इन दिस सेक्शंस आर एज ए फॉलो। तो हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है यहाँ पे नीचे उन्होंने जो ब्रीफली इसको कवर किया गया है, जिसमें नंबर 1 में एनीलिंग है और नंबर 2 में नॉर्मलाइजिंग, और इसी तरीके से नंबर 3 में हार्डनिंग, और नंबर 4 में टेम्परिंग है, और नंबर 5 में स्ट्रेस रिलीविंग, और नंबर 6 में प्री हीटिंग। तो ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है इसे इसी चैप्टर में इसको जो है वो आगे आने वाले पेजेस में तफसील से डिस्कस किया गया है। यहाँ से अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। द मेथड सोर्स दैट में बी यूज टू अप्लाई हीट टू ए फैब्रिकेशन में इंक्लूड। द मेथड सोर्स दैट में बी यूज टू अप्लाई हीट टू ए फैब्रिकेशन में इंक्लूड। तो फैब्रिकेशन में आमतौर पर जो हीटिंग का सोर्स है और इसका जो मेथड जो अप्लाई किया जाता है वो इस तरह से है। नंबर ए में फ्लेम बर्नर, हीटर्स, प्रोपेन, ईटीसी, प्री हीटिंग। तो फ्लेम बर्नर, इसमें जो प्रोपेन गैस इस्तेमाल की जाती है, इसमें मेथेन भी हो सकती है या फिर एसीटिलीन गैस को भी यूज़ किया जाता है, और इसमें फ्लेम बर्नर को इस्तेमाल किया जाता है और उससे जो है वो लोकल प्री हीटिंग की जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फ्लेम बर्नर से पोस्ट हीट ट्रीटमेंट की जाती है या फिर प्री हीटिंग का मेथड अप्लाई किया जाता है या फिर उससे नॉर्मलाइजिंग की जाती है। तो फ्लेम बर्नर हीटर से जिसमें जो प्रोपेन गैस इस्तेमाल की जाती है उसमें प्री हीटिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो नंबर 2 में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग ब्लैंकेट, और इसमें प्री हीटिंग और पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट के लिए। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग ब्लैंकेट है, ये एक ब्लैंकेट की तरह होता है और इसमें जो कॉयल होते हैं और इसमें सिरामिक के कॉयल होते हैं और इससे जो है प्री हीटिंग और पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट जो दोनों जो है वो अप्लाई की जाती हैं। प्री हीटिंग जो है वो वेल्ड करने से पहले, और पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट जो है वो जब वेल्ड को कंप्लीट कर लिया जाता है उस वक्त उसमें से जितनी भी जो स्ट्रेसेस होती हैं या जो हाइड्रोजन होती है उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। तो नंबर सी में यहाँ पे फर्नेस है और उसमें एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। तो ये फर्नेस एक बहुत बड़ा कमरा नुमा एक हॉल होता है और इसमें जो एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग ब्लैंकेट जो है वो किस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, या फिर उसको जो है वो फर्नेस हीट ट्रीटमेंट के लिए। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग ब्लैंकेट के लिए जो है वो प्री हीटिंग और पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। तो एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग ये किस प्रोसेस में किया जाता है, तो इसमें फ्लेम बर्नर के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग ब्लैंकेट के थ्रू या फिर इसमें फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग का जो प्रोसेस है ये जो फर्नेस में किया जाता है। यहाँ से अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं।
The tool that an inspector may use to measure the temperature of the furnace and heated material may include. एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो कि टूल इस्तेमाल करता है किसी भी हीटेड मटेरियल को फर्नेस में चेक करने के लिए, तो उसमें नंबर ए में टेम्परेचर इंडिकेटर क्रेयॉन है, टेम्पर स्टिक, और ये जो प्री हीटिंग के लिए से इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक वैक्स होती है, इसको जब बेस मेटल पे लगाते हैं, हीटेड मटेरियल पे जब इसको लगाते हैं तो ये पिघल जाती हैं, और ये उसी टेम्परेचर पे जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है जितना टेम्परेचर जो है रिक्वायर होता है। तो नंबर बी में थर्मोकपल्स ऑल हीट ट्रीटमेंट्स, तो थर्मोकपल्स ऑल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए किया जाता है। तो नंबर सी में यहाँ पे पायरोमीटर्स, ऑप्टिकल रेजिस्टेंस रेडिएशन, और ये फर्नेस हीट ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो ये जो डिजिटल डिवाइस होती है, और ये बाहर खड़े खड़े आप फर्नेस में जितना भी जो बेस मेटल है या उसका जो हीटिंग टेम्परेचर है उसको मेजर कर सकते हैं। तो नंबर डी में सैगर कॉन्स है, और ये फर्नेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए की जाती है, फर्नेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। तो सैगर कॉन जो है वो फर्नेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए करते हैं। और इसके अलावा पायरोमीटर ऑप्टिकल रेजिस्टेंस रेडिएशन है, ये डिजिटल डिवाइसेस होती है, और ये फर्नेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए से यूज़ करते हैं। उसका जो इंटीरियर टेम्परेचर है उसको चेक कर सकते हैं। और टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्रेयॉन जो टेम्पर स्टिक है, ये एक वैक्स होती है, और ये जितना टेम्परेचर वहाँ पे रिक्वायर होता है उसी के मुताबिक जो है वैक्स वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब उस पर लगाई जाती है तो वो जो पिघल जाती है, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बेस मेटल जो है इतने टेम्परेचर पे जो है वो, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि बेस मेटल का टेम्परेचर इतना है। यहाँ से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। द वेल्डिंग इंस्पेक्टर शुड ऑब्जर्व दैट ऑल हीट ट्रीटमेंट आर साइकिल्स। The welding inspector should observe that all heat treatments are carried out as specified and make record of all parameters। यहाँ तक इसको देखते हैं। और एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर को इस चीज़ को चेक करना होता है कि जो स्पेसिफाइड इसके जो पैरामीटर हैं और जो चार्ट है, और एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर को इस चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है कि जितने भी हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं जो हो रहा है, और जितना भी जो हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस हो रहा है, क्या वो स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे और उसके जो पैरामीटर हैं क्या उसी के मुताबिक हो रहा है। दिस इज़ ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द वेल्डिंग इंस्पेक्टर, और ये एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर की बहुत ज़्यादा ख़ास ड्यूटी है कि इस चीज़ को चेक करे, उसका ग्राफ चेक करे, और ये चेक करे कहीं से वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और कहीं से जो हीट ट्रीटमेंट का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम ना हो, और इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से चेक करना। वी शुड आल्सो इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिटेन विद इन द क्वालिटी फाइल सिस्टम, और इस चीज़ को श्योर करना कि जितने भी जो इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, हीट ट्रीटमेंट के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्वालिटी फाइल सिस्टम में जो उनको रिटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि जो हीट ट्रीटमेंट के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको किन फाइल में जो है वो रिटेन होना चाहिए, क्योंकि क्यूसी डिपार्टमेंट में बहुत सारी जो फाइल्स होती हैं, कोई इलेक्ट्रोड्स की फाइल हैं, कुछ जो है वो मटेरियल की हैं, इसी तरीके से कोई बॉयलर है, तो बहुत सारी दूसरी फाइल भी हो सकती हैं। लेकिन जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है वो क्वालिटी फाइल सिस्टम में उसको रिटेन होना चाहिए। और वेल्डिंग इंस्पेक्टर को किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, उसका जो स्पेसिफाइड जो टेम्परेचर है और उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक करना है कि ये करेक्ट हैं, और उसका जो होल्डिंग पॉइंट है, जो इसका जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, और इसके अलावा जब मेटल को कूल किया जाता है उसको जो है वो चेक करना। और इसके अलावा जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो एक टूल यूज़ करता है फर्नेस में किसी भी हीटेड मटेरियल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए, तो उसमें टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्रेयॉन है जिसको टेम्पर स्टिक भी कहते हैं, और ये वैक्स होती है, और ये प्री हीटिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और थर्मोकपल्स ऑल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग ब्लैंकेट के लिए इसको जो है वो फास्ट किया जाता है, और इससे जो है वो मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। और उसके अलावा जितने भी इनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग हैं वो फर्नेस में की जाती हैं। और इसके अलावा जो पायरोमीटर ऑप्टिकल रेजिस्टेंस रेडिएशन है, ये एक डिजिटल डिवाइस होती है, और ये फर्नेस में ही किसी भी मेटल या टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सैगर कॉन जो हमेशा जो फर्नेस हीट ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो किस लिए किया जाता है, उसका क्या पर्पस है,
उससे जो मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, या फिर उसके जो ग्रेन है उसको एक लिमिटेड या स्पेसिफाइड रेंज में रखने के लिए उसे जो है वो यूज़ करते हैं। मतलब अगर उसको हार्ड बनाना है तो फिर उसको जो है वो यूज़ करते हैं, या फिर उसको ब्रिटल या फिर डक्टाइल नेचर में उसके जो मेटल के ग्रेन है जिससे जो मेटल बनता है उस ग्रेन को जो है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट में रखते हैं, ताकि उसको जो है वो हार्ड, ब्रिटल या फिर उसको डक्टाइल नेचर में अगर लेके आना चाहते हैं तो उस तरह उसे यूज़ करते हैं। और फिर इसके अलावा जब वेल्डिंग की जाती है तो वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो फोर्सेस बनती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वेल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए जो बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंट जो इसके जो इंस्पेक्शन पॉइंट है उसमें टेम्परेचर का इंक्रीज होना, कितना इस पर टेम्परेचर रखना है बेस मेटल पे, और इसके अलावा बेस मेटल की थिकनेस के मुताबिक कितना उस पर जो होल्डिंग पॉइंट या सोकिंग टाइम रखना है। और इसके अलावा जो मेटल की थिकनेस है वो 25 mm थिकनेस जो है वो 1 घंटा के लिए उसे जो है वो हीट किया जाता है। मतलब अगर तो 2 घंटे के लिए करते हैं तो फिर जो है वो इसकी थिकनेस 50 मिलीमीटर होगी। और अगर इसके मिडवे में कहीं है तो फिर उसके मुताबिक उसको जो कैलकुलेट किया जाता है फिर उसको उतना जो है वो टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो 18.1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।